18. In figure, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC are of length 8 and 6 cm respectively. देखिए यहाँ फिगर में करा है कि एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया है और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला कि इस प्रकार ड्रा किया गया है कि सेगमेंट BD एंड DC जिसका लेंथ 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए सेगमेंट BD और DC ये दोनों का लेंथ, एक का 8 है और एक का 6 है। तो बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC। तो AB और AC साइड का लेंथ बताइए और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है 84, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको AB निकालना है और AC निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो E मान लीजिए और यहाँ पे F मान लीजिए, और यहाँ पे जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका वैल्यू दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा और ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों तो आपको कोई भी नहीं पता है, तो मान लीजिए ये है x तो ये भी हो जाएगा x। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट AE इक्वल टू AF और दोनों का वैल्यू कितना है x है। इस तरीके से आपको लेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये है रेडियस और रेडियस इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और नीचे एस का मतलब हुआ सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप प्रूफ के लिए देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 20। एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 20 यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको प्रूफ करके, इसका प्रूफ भी एक सिंपल ही है, ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। आप प्रूफ इसका देख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एक्स कैसे आता है। तो इस तरह के ट्रायंगल में आपको हमेशा यही से यूज करना है, रेडियस इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ से देखिए, तो एरिया डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू आपको दे रखा है 84 और यहाँ पे एस का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को ऐड करिए, AB प्लस BC प्लस AC, यही चीज हो जाएगा। अब आप याद रखिएगा कि पेरीमीटर को डिनोट करते हैं 2S से, ठीक है, पेरीमीटर को डिनोट किया जाता है 2S से इक्वल टू, और यहाँ देखिए AB कितना है x प्लस 8 तो ये हो जाएगा x प्लस 8, BC कितना है तो 8 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 14, AC देखिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6 तो ये हो जाएगा 2S इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x प्लस 6 2x, और यहाँ पे ये तीनों का ऐड करिए तो 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 14 28, यहाँ हो जाएगा 2S इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, ये कटेगा 2 से 2 तो S इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 14, यानी जो सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया x प्लस 14। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं, रेडियस इक्वल टू था डेल्टा अपॉन एक्स, और यहाँ पे देखिए रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया था 84 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 84, ये एस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये एस है, और एस का वैल्यू कितना लाए x प्लस 14, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14। यहाँ काटिए 21 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 21, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस 14 ही रहेगा ना, इधर 21, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 14 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो हो जाएगा ये 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ से देखिए हमसे पूछा था AB का वैल्यू और AC का वैल्यू, तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है x प्लस 8 और x का वैल्यू आया 7, तो 7 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 15। इसके बाद AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू है x प्लस 6 और x का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 होगा तो ये आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ फिगर में देखिए कह रहा है कि AB है जो डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है, एंड AT इज अ टेंजेंट, और AT है जो सर्कल का टेंजेंट है। कह रहा है इफ एंगल AOQ 58,
यहाँ पे देखिए ए ओ क्यू, ये जो सेंटर पे एंगल बना वो बना 58, तो बोला फाइंड एंगल ए टी क्यू, इस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा। आपको बताया ना कि अगर किसी सर्कल में एक ही आर्क से सेंटर पे एंगल बना, इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, तो ये दोनों एंगल का जो वैल्यू होता है वो सरकमफ्रेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाता है। मतलब ये है 100 तो ये हो जाएगा 50, ये चीज़ तो आपको पता है। तो यहाँ से देखिए आर्क ए क्यू को आप देखिएगा, तो आर्क ए क्यू से सेंटर पे एंगल बना 58, इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल बना ये वाला, तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा सेंटर के वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो ये है 58, ये हो जाएगा 29। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू आ गया 29। ये कैसे आया 29 डिग्री। ये हो गया एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क ए क्यू, ये सेम आर्क ए क्यू से एंगल बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो रेडियस दिख रहा है ओ ए, ये क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि ओ ए परपेंडिकुलर ए टी, रेडियस है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, सो एंगल ए आ गया 90 डिग्री। हमसे पूछा था एंगल टी का वैल्यू ए टी क्यू, तो यही वाला टी पूछा है ना एंगल टी का। तो आपको चलना है ट्रायंगल बी ए टी में, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल बी ए टी, तो आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी, ये तीनों का सम हो जाएगा 180। तो यहाँ देखिए बी का वैल्यू है 29, तो यहाँ पे आ गया 29, और ए है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और टी तो आपको निकालना है। अच्छा एंगल टी को आप ए टी क्यू भी लिख सकते हैं ना, टी को आप ए टी क्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ए टी क्यू। यहाँ पे दोनों को ऐड करके उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180, इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 119, यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 61 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिगर ओ क्यू रेशियो पी क्यू इक्वल टू 3:4। यहाँ पे फिगर में देखिए ओ क्यू रेशियो पी क्यू, ये दोनों साइड का रेशियो दे रखा है 3:4, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो बोला डिटरमाइन पी क्यू क्यू आर एंड ओ पी, पी क्यू ये वाला लेंथ, क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला, एंड ओ पी ये वाला लेंथ, तो तीनों लेंथ का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे देखिए रेशियो दे रखा है ओ क्यू अपॉन पी क्यू, ये 3/4, तो रेशियो को हमेशा x के टर्म में लेट करिए, तो ये हो जाएगा 3x रेशियो 4x, यानी 3x अपॉन 4x। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू ये वाला हो जाएगा 3x, और पी क्यू ये वाला हो जाएगा 4x, और यहाँ पे बड़ा 90 डिग्री। तो आप चलिए ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यू पे बड़ा 90 है, 90 के सामने ओ पी हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, यही होगा ना, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू दे रखा 4x, और ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, और ओ क्यू का वैल्यू दे रखा 3x, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर ये है, तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी इक्वल टू आ जाएगा 25 से 5 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर से x, यानी ओ पी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5x। तो यहाँ से ये वाला जो लेंथ आ गया ये आ गया 5x। अब यहाँ से देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू का पेरीमीटर दे रखा है 60, पी ओ क्यू यही वाला ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू ये दे रखा है 60, और जबकि यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा तीनों साइड का सम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 4x, पेरीमीटर यही होता है ना तीनों साइड का सम, इक्वल टू हो जाएगा 60। ऐड करिए इसको तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 60। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो हमसे पूछा था पहले पी क्यू, तो यहाँ देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना 4x, यहाँ से बारी बारी से निकाल लीजिए। हमसे पूछा पी क्यू है 4x, x की जगह 5 पुट करिए तो 4 × 5 20 हो जाएगा। इसके पास पूछा है क्यू आर, तो यहाँ देखिए क्यू आर ये वाला देखिए क्यू आर ये पूरा, तो ये है 3x, तो नीचे वाला भी 3x ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो रेडियस ही है ना, ओ क्यू और ओ आर ये दोनों क्या है रेडियस है, तो ये है 3x, तो ये भी हो जाएगा 3x क्योंकि दोनों सेम होगा।
और क्यू आर का पूरा वैल्यू हो जाएगा 6x, और यहाँ पे 5 पुट करिए तो 6 इंटू 5 30। एक और पूछा था OP, तो यहाँ देखिए OP का वैल्यू है 5x, तो ये हो जाएगा OP इक्वल टू 5x, और x का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 25। तो यहाँ से एक का वैल्यू आएगा 20, एक का 30 और एक का 25। क्वेश्चन नंबर 21, इन फिगर देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। फिगर में देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर O है। बोला PRT एंड PQS आर टेंजेंट टू द इनर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से दो टेंजेंट, एक PRT ड्रा किया गया, एक PQS ड्रा किया गया इनर सर्कल पे, और लाइंग ऑन द आउटर सर्कल। ये P पॉइंट के बारे में बोला कि P पॉइंट कहाँ पे लाई करा, तो आउटर सर्कल पे लाई करा। यहाँ देखिए ये P पॉइंट कहाँ पे है, आउटर सर्कल पे, और ये P पॉइंट से दो टेंजेंट, एक PRT और एक PQS, ये दो टेंजेंट ड्रा किया गया किस पे, तो इनर सर्कल पे। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला है इफ PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR ये वाला लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ PS, तो PS का लेंथ बताइए। यहाँ देखिए PS का मतलब ये पूरा वाला लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए P पॉइंट से मतलब सर्कल पे यदि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा होता है तो आपस में इक्वल होता है। तो ये देखिए इनर वाला सर्कल पे एक टेंजेंट PR और एक टेंजेंट PQ ये ड्रा हुआ है, ये दो को, तो ये दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे PR इक्वल हो गया PQ का, क्योंकि दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से, और दोनों का लेंथ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतना तो आ रहा है समझ में आपको। इसके बाद देखिए ये जो PQS आप टेंजेंट देख रहे हैं छोटा वाला सर्कल का, ये बड़ा वाला सर्कल के लिए किसी का काम करेगा PQS। ये छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन बड़ा वाला सर्कल के लिए तो कॉर्ड का काम करेगा ना। अगर आप छोटा सर्कल को हटा लीजिए तो ये जो PS जो लाइन दिखेगा आपको कॉर्ड दिखेगा, और सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन रहा होता है परपेंडिकुलर। यहाँ ये जो OQ दिख रहा है वो रेडियस है छोटा वाला सर्कल का, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 बना देगा। और आपको पता है कि अगर कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन रहा होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन रहा होता है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख दीजिए OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PS, ठीक है। OQ परपेंडिकुलर है कॉर्ड PS पे, सो PQ और QS, यहाँ में देखिएगा PQ और QS ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और दोनों का लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था PS का लेंथ, ये पूरा बड़ा वाला, तो PS में देखिए PS में कौन कौन हो जाएगा, ये 5 और ये 5, दोनों को ऐड करना होगा, तो 5 + 5, तो इसका लेंथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P। करा के PA और PB दो टेंजेंट है एक P पॉइंट से, और P पॉइंट है जो आउटसाइड है सर्कल का। तो देखिए मान लीजिए एक सर्कल है और P पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, और बोला कि इससे दो टेंजेंट, एक PA तो इस तरीके से, और एक PB, तो ये वाला हो गया। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो दो टेंजेंट रहा हुआ है P पॉइंट से, एक PA और एक PB। बोला इस प्रकार है कि PA का लेंथ है 10, ये वाला लेंथ दे रखा 10 सेंटीमीटर, एंड एंगल APB 60 डिग्री, APB ये पूरा एंगल का वैल्यू दे रखा है 60। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, तो कॉर्ड AB का लेंथ बताइए। तो यहाँ देखिए AB यही है ना, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ से यही AB का लेंथ पूछा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले ये जो सेंटर O है इसको ज्वाइन कर दीजिए P से, यहाँ पे लिखिए ज्वाइन OP, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो यहाँ पे 90 इधर भी 90, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है Q, तो यहाँ पे AQ और BQ ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बन जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड हो और यहाँ पे एक इस तरीके का मतलब बीच में लाइन ड्रा किया जाता है सेंटर से, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। देखिए ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे अगर कोई सर्कल है और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया गया इस तरीके से, और यहाँ पे सेंटर है, इसको मिला दीजिए रेडियस को,
और अगर कोई लाइन इस तरीके से ड्रा किया जाता है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। इक्वल इसलिए होता है क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, आर एच एस से भी और एस 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 से भी, दोनों से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आप किसी से भी कर सकते हैं। इसी वजह से इसका कोरस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों का जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। इसी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, 30 और 30। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड 90 बना तो इस साइड भी 90 बनेगा बाई लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, तो ये हो गया एच। यहाँ पे थीटा है 30, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा पी। आपको याद है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ट्री को पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 90 के सामने वाले साइड को एच बोला जाता है और थीटा के सामने वाले साइड को पी बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाले साइड को पी बोला जाता है और एक साइड जो बचता है उसको बी बोला जाता है, ठीक है। और 90 के सामने वाला को तो एच बोलते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाले साइड को पी, और एक जो 90 के सामने ये वाला, ये हो जाएगा एच, और एक ये हो जाएगा बी, जो बच गया ये वाला साइड। अब आपको देखना है कि आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है ए क्यू, यही वाला साइड निकालना है ना, ये वाला लेंथ, और एक ये वाला वैल्यू दे रखा है। तो जो निकालना है और जो चीज़ दे रखा है उसी के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो ये साइड आपको निकालना है, ये साइड का वैल्यू दे रखा है, तो P और H यही दो ना, B से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो P और H, तो P और H का रिलेशन किस में आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किस में? तो साइन में आएगा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। तो P और H का रिलेशन किस में आता है? साइन थीटा में। तो यहाँ लगेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू है 30, और P तो आपको निकालना है, तो P की जगह आ जाएगा ए क्यू, और H का वैल्यू कितना है? 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। साइन 30 का वैल्यू 1/2, और ए क्यू, तो ए क्यू तो आपको निकालना ही है, यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ से 2 से काटिए इसको 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू आ जाएगा 5। अब बताइए, ए क्यू आ गया 5, और ए क्यू और बी क्यू दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं, तो इसका भी आ जाएगा 5। हमसे पूछा था ए बी का लेंथ, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5, डेट मीन्स 10 सेंटीमीटर। Question number 23. From an external point P, tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. करा कि एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट, एक PA और एक PB, दोनों आपस में क्या इक्वल है। एक सर्कल जिसका सेंटर O है उसके ऊपर ड्रा किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है बाहर में, इसका सेंटर O है, इस पे दो टेंजेंट, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से होगा। एक का नाम है PA और एक का नाम है PB, और दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल है। इसके बाद बोला इफ एंगल PAB इक्वल टू 50 डिग्री, PAB, तो यहाँ AB को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी ना एंगल PAB बनेगा। PAB ये वाला एंगल देखिए, इसका वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री। करा फाइंड एंगल AOB, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, A से O को और O से B को। तो यहाँ पे आपसे यही वाला पूछा AOB का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या आपस में इक्वल है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में ही, और आपको ऐसे ही पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है आपस में इक्वल होता है। अब आप देखिए ट्रायंगल PAB को, जब दो साइड इक्वल आ गया तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B का। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि PA इक्वल है PB का। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल एंगल B, और दोनों का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ से एंगल P का वैल्यू बताइए। तो ट्रायंगल में 3 एंगल का सम होता है 180, तो 2 गए 50 50, तो 100 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P का वैल्यू निकल जाएगा 180 - 100, तो ये आ गया P 80 डिग्री। अब आप बताइए, अगर किसी सर्कल में टेंजेंट दो ड्रा होता है तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो टेंजेंट के बीच में बनता है और सेंटर पे जो एंगल बनता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे आप याद रखिएगा कि अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है और यहाँ पे रेडियस को मिला दीजिए, तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये तो 90 हो जाएगा, इधर ये भी 90 हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर होगा ना टेंजेंट पे, तो 90 90। और क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 एंगल बन रहा है ना, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री।
तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो 180 तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचा 180, और यहाँ पे रिमेनिंग एंगल ये दोनों है, तो ये दोनों एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बना और सेंटर पे जो एंगल बना, दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल पी का वैल्यू है 80 और एंगल ओ आपको निकालना है। इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो एंगल ओ इक्वल टू होगा 180 माइनस 80, तो एंगल ओ का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए इसको बनाने का एक और तरीका है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये वाला एंगल दे रखा था 50 और ये वाला एंगल हमको निकालना था एंगल ओ। यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है ना, तो ओ ए और ओ बी क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस है। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में आप देख रहे हैं कि दो साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ओ ए के सामने ये वाला एंगल और ओ बी के सामने ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ओ ए यहाँ पे कितना डिग्री बना देगा, टोटल 90 डिग्री, और टोटल 90 डिग्री में ये है 50 डिग्री, तो इसका वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री, तभी ना पूरा 90 डिग्री होगा। तो ये 40 और ये एंगल दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये 40 तो ये भी आ गया 40। अब यहाँ से एंगल ओ निकाल लीजिए, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 और दो का आ गया 40 दैट मीन्स 80, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो चाहे तो उस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से करिए। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ 3 consecutive sides of a quadrilateral circumscribing a circle are 4 cm, 5 cm and 7 cm रिस्पेक्टिवली। करा कि एक क्वाड्रिलेटरल का 3 consecutive साइड का वैल्यू दे रखा है, एक का 4 है, एक का 5 है, एक का 7 है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है, जैसे फिगर में देखिए एक सर्कल है और इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा हुआ है, और इसका 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड का वैल्यू दे रखा है। आप 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड कोई भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करिएगा तो 1 2 3 ये तीनों साइड ले सकते हैं, या फिर यहाँ से तो 1 2 3, मतलब आप कहीं से भी शुरू करके 3 लगातार साइड का वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ए भी मान लेते हैं, एक का वैल्यू है 4 तो इसको ले लेते हैं 4, एक का है 5 तो ये हो जाएगा 5, और एक है 7 तो ये हो जाएगा 7। इस तरीके से आप कर लीजिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड का वैल्यू दे रखा है। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ फोर्थ साइड, तो फोर्थ साइड कौन बचा, एडी, तो एडी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के चारों ओर ड्रा होता है और सर्कल क्वाड्रिलेटरल का जो चारों साइड है वो सर्कल को टच करता है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन है, ए बी और सी डी, इसका सम क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, ये इक्वल होगा इस साइड वाले अपोजिट, तो अपोजिट है इधर ए डी और बी सी, इसका सम हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो आपको हमेशा ये रखना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है और सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो इधर हो जाएगा अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी, इधर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये दोनों सम जो होता है आपस में इक्वल होता है, आपको हमेशा याद रखना। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू है 4, सी डी का वैल्यू है 7, ए डी तो आपको निकालना है, तो ए डी की जगह ए डी, और बी सी का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 11 इक्वल टू ए डी प्लस 5। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 5 को माइनस करिए तो 11 माइनस 5, तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, इन फिगर इक्वल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टच ईच अदर एट एक्स। करा के फिगर में देखिए दो इक्वल सर्कल है और एक का सेंटर है ओ डैश और एक का सेंटर है ओ, ये एक दूसरे को एक्स पॉइंट पे टच करा। यहाँ पे देखिए दोनों सर्कल यहाँ पे टच किया है, ये पॉइंट है एक्स। इसके बाद बोला है ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट अ सर्कल विद सेंटर ओ डैश एट ए। करा कि ओ डैश को प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे नाम को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा ओ डैश मतलब ओ डैश तरफ ये लाइन बढ़ेगा, ठीक है, तो ओ डैश तो इधर तरफ बढ़ेगा, इस लाइन को इस साइड बढ़ाया है जो कि ओ डैश वाले सेंटर वाले सर्कल को ए पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। इसके बाद बोला है कि AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O। करा कि AC उस सर्कल का टेंजेंट है जिसका सेंटर O है। तो यहाँ पे देखिए ना AC जो टेंजेंट ड्रा किया गया है इसी सर्कल पे ड्रा किया गया ना जिसका सेंटर O है। इसके बाद बोला है O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC।
ओ डैश डी, ये वाला लाइन देखिए, ओ डैश डी ये ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 बना रहा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश बाई सी ओ, डी ओ डैश बाई सी ओ, मतलब ये दोनों साइड के रेशियो पूछा हमसे, तो ये दोनों साइड का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो परपेंडिकुलर दे रखा है, और इस सर्कल में यदि आप देखिएगा तो ये जो रेडियस ओ सी है ये टेंजेंट पे क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ओ डैश डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ओ सी को अगर आप देखिएगा तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है। तो आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ से बारी बारी से चलिए। इन ट्रायंगल ए डी ओ डैश, यहाँ देखिएगा ए डी ओ डैश ये छोटा वाला, और ए सी ओ बड़ा वाला, एंड ट्रायंगल ए सी ओ। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए, क्योंकि ये है कॉमन। इसके बाद देखिए एंगल डी, छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल डी और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए डी ओ डैश सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ का। यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा ए डी ओ डैश, तो इधर हो जाएगा ए सी और एक बच गया कौन ओ, तो यहाँ पे ए सी ओ बाई ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए आपको लेना है कौन साइड, जैसे अगर छोटा वाला ट्रायंगल में देखिएगा यहाँ पे देखिए दोनों सर्कल इक्वल था ना, तो दोनों सर्कल इक्वल है तो इसका रेडियस भी सेम रहेगा। जैसे इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर, और ये भी तो रेडियस ही है तो ये भी हो जाएगा आर। अब यहाँ से देखिए अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल को देखिएगा तो आपको ये साइड तो निकालना था, ये वाला साइड का वैल्यू आपको निकालना था, और एक ये साइड का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो आप एक ले लीजिए ओ डैश डी और एक ले लीजिए ओ डैश ए। तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए एक ले लीजिए ओ डैश डी, ये वाला हो गया, और एक आपको लेना होगा ओ डैश ए, ये फर्स्ट लास्ट वाला। तो यहाँ से इधर देख लीजिए, तो अगर आप लेते हैं ओ डैश ए मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे ओ डैश ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये देखिए फर्स्ट लास्ट में कौन है ओ ए, तो ओ ए हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लेते हैं ओ डैश डी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा ओ डैश डी का, ये बोला ओ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ सी। वैल्यू पुट करिए, तो ओ डैश ए यहाँ पे देखिए ओ डैश ए का वैल्यू कितना आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। इसके बाद ओ ए, तो ओ ए को आप देखिए ओ यहाँ है ए यहाँ, ये पूरा ना, तो आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 3r। ये तो आपको निकालना ही है ओ डैश डी अपॉन ओ सी, ये तो आपको निकालना ही है ना। ये देखिए आर से आर कटेगा, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश डी अपॉन ओ सी इक्वल टू 1/3। इसको उलट के लिख दिए हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 26, इन फिगर बी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में करा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और बी सी है जो इसका टेंजेंट है, ये बी सी टेंजेंट हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि ओ ई बाइसेक्ट ए पी, ओ ई है जो ए पी को बाइसेक्ट करा, यहाँ पे देखिए ओ ई है जो ए पी को बाइसेक्ट करा, दैट मीन्स ये वाला ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ ई ए पी को बाइसेक्ट किया तो ये वाला लेंथ है ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो बोल रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए ई ओ ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपको पता है कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता है तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, ये चीज़ तो आपको पता है। अगर किसी सर्कल में कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अब आप बताइए कि अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड है और यहाँ पे ये दोनों जो लाइन, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ऑलरेडी बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जब ये कॉर्ड ऑलरेडी बाइसेक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगा, कन्वर्स। जैसे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता है तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी बाइसेक्ट होल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, तभी ना ये बाइसेक्ट है। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं रहेगा तो ये कैसे बाइसेक्ट होगा, मतलब अगर ये ऑलरेडी बाइसेक्ट हो गया है दैट मीन्स ये जो लाइन होगा ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे ये बोला था कि ओ ई है जो ए पी को बाइसेक्ट करा, तो ये ऑलरेडी बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब सेंटर से ये जो कॉर्ड पे जो लाइन ड्रा हुआ है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, डेट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री। आ रहा आपको समझ में, तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि ए पी इज अ कॉर्ड,
एंड ओ ई परपेंडिकुलर ए पी। यहाँ पे इस वजह से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइसेक्ट था जिस वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल जिसको आपको सिमिलर करना था, तो ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों के लिए यूज हुआ है, छोटा वाला के लिए भी और पूरा बड़ा वाला के लिए भी। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये तो हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ई और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल बी। यहाँ पे रेडियस वो भी क्या है, रेडियस है ना, अब बीसी टेंजेंट है तो रेडियस भी टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल ई और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ई इक्वल हो गया एंगल बी का, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर। यहाँ पे देखिए बुक में जो भी लिखता है वो अरेंज करके लिखता है, तो यहाँ पे आपको अरेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ए ई ओ सिमिलर ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी से। और ऐसे भी यहाँ पे देखिए एंगल ए के इक्वल आया है ना, एंगल ए के इक्वल, एंगल ई एंगल बी के इक्वल ऑलरेडी दे रखा होता है क्वेश्चन में। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करना हो ना तो यहाँ पे ये चीज़ अरेंज करके लिखता है। तो एंगल ए के इक्वल और एंगल ई जो होगा वो एंगल बी के इक्वल। यहाँ पे देखिए आया है ना एंगल ई एंगल बी। तो यहाँ पे जब एंगल ई और बी के इक्वल आ रहा है तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल कैसे आ रहा है। यहाँ पे रीजन आपको देना होगा ना, तो ये इक्वल कैसे आया था 90 डिग्री की वजह से, तो ये इक्वल। अब बाकी एंगल ओ बचा एंगल सी, तो ये रिमेनिंग एंगल बचा, तो ये भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब दो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो बस दो ही एंगल से करना।